गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। कल हमने प्रैक्टिस सेट 3 को स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पाउलिंग पैमाने पर किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मापन निम्न के द्वारा किया जाता है। पहला एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू अंडर रूट डेल, बी है आपका एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल। डी ऑप्शन है आपका एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 डेल स्क्वायर। एक्चुअली में जो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। कहने का मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने के 2-3 जो है स्केल्स होते हैं। तो पहला इसी में एक है आपका पाउलिंग स्केल। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका पाउलिंग स्केल। दूसरा स्केल होता है रोचले स्केल, रोचले स्केल्स। ये 2 स्केल से हमने किसी भी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को फाइंड करते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जनरली हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यक्स से। और इसको जनरली लिखते कैसे हैं? लिखते हैं हम लोग ईएन, ऐसे ईएन के फॉर्म में लिखेंगे, या आप चाई के फॉर्म में, यक्स के फॉर्म में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी इक्वल टू अंडर रूट डेल है। बी में आप देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल है। सी में देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल है। और डी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इक्वल टू 0.208 डेल स्क्वायर है। तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा जो है पाउलिंग स्केल करेक्ट ऑप्शन है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। या आप जानते रहिएगा सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। जहां पे वेयर देखो, जहां पे क्या है आपका, जहां पे आपका डेल क्या है, जहां पे अंडर रूट डेल जो है आपका, अंडर रूट डेल आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ए इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी बी। कहने का मतलब कि ए बी मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कितनी आपकी एनर्जी होगी, और ए टाइप्स के मालिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी होगी, और बी बी टाइप्स के मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है वही आपका डेले है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पाउलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग इस वाले फार्मूले से फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इक्वल टू 0.208 डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है ए बी के बीच का, सॉरी एनर्जी बिटवीन ए बी, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए बी, और ए टाइप्स के मॉलिक्यूल को तोड़ने की एनर्जी और बी बी टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने की एनर्जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड में देखिए, ब्रोमीन के सभी पी ऑर्बिटल में
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला है आपका 5 A5, बी आपका 15, सी आपका 16, 17, डी आपका 39। ये 3 ऑप्शन है। तो इसको कैसे आप काउंट करेंगे? इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का आपका होता है 35। और आयोडीन का कितना होता है? आयोडीन का में भी आयोडीन का 53। आयोडीन का आपका कितना होता है? 53 होता है। आयोडीन का आपका 53 होता है। और देखो जैसे आप जानते हैं कि यह क्या है? आपका हाइड्रोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP5 होता है। यह आपका सेकेंड पीरियड का है, यह आपका थर्ड पीरियड का है, यह आपका फोर्थ पीरियड का है। तो फोर्थ पीरियड का होगा तो यहाँ पे N क्या आएगा? N आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आर्गन 18 पूरा साइड में लिख रहे हैं, आर्गन 18, उसके बाद 4s2 4p5। देखो इधर लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। देखो ब्रोमीन 35, आर्गन 18, 3d10, 4s2 4p5। तो इसमें पूछा है ब्रोमीन के सभी p ऑर्बिटलों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पूरा हमको लिखना है, पूरा स्पेंड करके लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। अब देखो क्या पूछा है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कहां पे है? देखो p ऑर्बिटल, देखो p ऑर्बिटल यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया आपका? 6 + 6 + 5। तो कितना आ गया? 6 6 12 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या आएगा आपका? 17 आएगा। ये पूछा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज है कि नहीं। उसके बाद p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों को आप ऐड ऑन कर दीजिए। तो ऑप्शन आपका बी एग्जैक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक तत्व, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इसमें कितने ऑर्बिटलों के संयोजकता कक्ष में युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस सेल में पूछा है। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होंगे? देखो कोई एटम्स है, वैसे एटॉमिक नंबर 17 वाला क्लोरीन होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p2 3py2 और 3pz1। तो पूछा है इसके बैलेंस सेल में, इसका बैलेंस सेल क्या है, देखो इसका बैलेंस सेल ये है आपका, ये सब सारे बैलेंस सेल है। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर में है, देखो एक पेयर में है, 2 पेयर में है, 3 पेयर में है और एक आपका अनपेयर्ड है, एक आपका अनपेयर है। तो इसमें 3 बैलेंस सेल इनके क्या है, पेयर्ड में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला, 3 4 5। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था, 3 4 8 6 और 8। तो आसान सा क्वेश्चन था। देखो अगला जो क्वेश्चन है डी ट्रांजिशन मेटल से है। अगला जो है आपका ट्रांजिशन मेटल पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां से लिया गया है। इसमें देखो संक्रमण धातुओं के रंगीन होने का कारण है, द कलर ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू, पूछा है ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू, किसके कारण होते हैं बताओ। पहला ऑप्शन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है आपका डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है एफ कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, डी में क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। ए में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी में क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, सी में क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल और डी में क्या है नन ऑफ दीज, ये पूछा है। तो देखो आप जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, जिसमें n-1 डी ऑर्बिटल क्या हो, ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड हो। तो उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जिसमें जो है n-1 डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जिसमें पहला ऑप्शन क्या है अयुग्मित, तो इसका कलर्ड क्यों देते हैं, कलर्ड इसीलिए देते हैं कि यदि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यदि कॉम्प्लेक्स क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करें, अनपेयर्ड क्या शो करें इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, तो आपका क्या होंगे कलर्ड होंगे, क्या होंगे कलर्ड होंगे। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे आपके पैरामैग्नेटिक। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह पैरामैग्नेटिक भी होंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए। आज थोड़ा सा स्पीड से हम लोग करेंगे। बहुतायत से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बहुतायत से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, लार्जेस्ट अमाउंट में नेचर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कॉपर। ऑप्शन ए है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्या है कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी क्या है आपका कॉपर है। तो आप जानते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट पे अल्युमिनियम के ओर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, अल्युमिनियम के ओर्स पाए जाते हैं मेनली किसके फॉर्म में, आपके बॉक्साइट के फॉर्म में और कोरंडम के फॉर्म में। तो ओर्स आप अर्थ पे जो है, अर्थ पे अल्युमिनियम एक्सेज में पाया जाता है और इसमें ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अयस्क में क्या क्या पाए जाते हैं आपके, जैसे बॉक्साइट पाया जाता है, क्या पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है Al2O3 2H2O। और क्या पाया जाता है कोरंडम पाया जाता है, क्या पाया जाता है कोरंडम। तो अर्थ के क्रस्ट में एल्युमिनियम का एक्सेज रोल होता है। कोरंडम का फार्मूला Al2O3। तो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट क्या है आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो। ये भी थोड़ा सा आप जानते रहिए, एल्युमिनियम्स के जो ओर होते हैं आपके
अल्युमिनियम ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। और अल्युमिनियम का जो ओर्स होता है बॉक्साइड होता है, कोरेंडम होता है, और ढेर सारे होते हैं, हम लोग मेटलर्जी की क्लास में इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, TiF9 पे 6 निगेटिव में केंद्रीय परमाणु की उप संयोजक समन्वय संख्या तथा ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है। तो क्या पूछा है, TiF9 पे 6 पावर में सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, और क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर, दो चीज पूछा है। ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है देखो, ए में है आपका 9 6, बी में है आपका 9 + 3, सी में है आपका 6 + 3, और डी में आपका 3 + 6 है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हमने यक्स मान लिया। ये यक्स माइनस यक्स प्लस, क्लोरीन पे कितने निगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे आपके एक निगेटिव चार्ज होता है, देखते हैं। यक्स प्लस कितने फ्लोरीन है, 9 -1 = -6, तो यक्स -9 = -6, तो यक्स -6 + 9, तो यक्स +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लिगेंड जो है सेंट्रल एटम से अटैच हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Ti पे 9 एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम फ्लोरीन के जुड़े हैं, 9, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 9। तो क्या पहले पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय अणु है, ए में है आपका O2, बी में है आपका N2, सी में है आपका N2 पे 1-, और डी में है आपका O2 पे 1-। तो इसमें आपको क्या बताना है, डायामैग्नेटिक कौन सा है, प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड में हो। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर पेयर्ड में रहेंगे तो डायामैग्नेटिक होंगे। चलो हम लोग करते हैं, देखो O2 का कल हमने पढ़ा था, उसी को रिवाइज करते हैं। O2 को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 या मोटी σ*1s2, σ2s2, σ*2s2 के बाद क्या है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते जा रहे हैं। और क्या उसके पास जेड वाला आता था, हमने आपको बताया σ2pz2 के बाद आया था आपका π2px = π2py के बाद क्या आता था आपका, उसके बाद आपका π*2px = π*2py, और लास्ट में σ*2pz। ये हमने कौन से, तब आप फॉलो करेंगे जब जो है एटॉमिक नंबर 14 से अबव हो, आफ्टर द 14 इलेक्ट्रॉन फिलिंग। जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तब हम लोग भरते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में भरते हैं, देखिए
ऑक्सीजन के केस में भरते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होने से आइए 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन आपको भरने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 15 16। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, n इक्वल टू 2। और अगर आप O2 निगेटिव में करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके O2 निगेटिव में आपके 16 थे, 16 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 17 हो गए। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके 1 आ गए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब n2 वाला केस हम लोग देखते हैं, n2 के केस में क्या है, n2 के केस में देखो एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो यहां तक तो सेम होता है, यहीं से जो है चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पे आपने जेड लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई 2px और यहाँ पाई 2py के बाद आपका सिग्मा 2pz के बाद आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब भरो 14 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 9 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। इसमें भी क्या है आपके एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, में भी क्या है आपके एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 12 12 13 14। इसमें भी क्या है, इसमें भी n इक्वल टू 2 आ गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इसमें और हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा सी होगा। जैसे हम इसमें डालेंगे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। n2 के केस में क्या हो जाएगा, n2 -2 के केस में क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या लिखेंगे पाई 2px पाई 2py। देखो 2 2 4 2 6। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो आप गिन लेंगे ना, 7 दूनी 14, 14 में 2 ऐड और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। उल्टा हो गया जी। यहाँ से देखो ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर देखो यहाँ पे देखो देखते हैं पाई 2px पाई 2py उसके बाद सिग्मा स्टार 2p2 सिग्मा यहाँ पे देखो सिग्मा 2p
जेड। यहां तक हमने 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भरे। 8 2 10 2 12 और 2 14। देखो तो इसमें 14 भर दिए। अब आगे भरेंगे तो कहाँ जाएगा? देखो आगे भरेंगे तो आपका जाएगा आगे भरेंगे तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो इसमें 14 भरना। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 1 15 1 16। इसमें तो 16 आ गए। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कुछ गलत किए हैं क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया था तो करेक्शन कर लीजिएगा। तो N2 के केस में जब आप आएंगे, N2 के केस में देखो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? पेयर्ड हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? यहाँ पे पेयर्ड हैं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा जी, सी नहीं होगा। सी में क्या है? सी में अभी हमने निकाला तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। तो जो डायमैग्नेटिक होगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। +8 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाने वाले एक्टेनाइट कौन है? यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, यूरियम। देखो 4 ऑप्शन है। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम। सी है आपका नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। डी है आपका अमरीशियम और सीरियम। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? आपके सी वाले, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के जो ऑक्साइड पाए जाते हैं यह आपके +7 शो करते हैं। नेपच्यूनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 1 7 +7 शो करेंगे। आपके क्या शो करेंगे? +7 शो करते हैं। तो 2 एलिमेंट आपको ध्यान देना है। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम आपके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप बताइए परजिनेट आयंस XeO6 पे 4 नेगेटिव में पराक्साइड बंधों की संख्या होगी। पराक्साइड बंधों की मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और दोनों पे क्या? 1 1 निगेटिव। ऐसे लिखते हैं हम लोग। O2 पे 2 निगेटिव को पराक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पराक्साइड बॉन्ड। तो इसमें आपको पराक्साइड बंधों की संख्या बतानी है। ए है आपका 0, बी है आपका 2, 2, सी है आपका 3, डी है आपका 1। तो इसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर जिंथेट आयंस का, परजिंथेट आयंस का। जिनान के बैलेंस शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉनों को और लिया है। और हम 4 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। देखो यहां पे बना रहे हैं ऐसे। 4 इलेक्ट्रॉनों को यूज किया, 6 इलेक्ट्रॉनों को यूज किया। और इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसके 12 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये आपका जिंथेट आयंस है। इसमें कहीं आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की संख्या क्या है? 0 है।
तो ऑप्शन ए जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो यह आपका जिंथेट आयंस है, 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। डायमंड और कोरंडम के केंद्रीय परमाणु का संस्करण होता है। क्या पूछा है आपका? कोरंडम और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं? ये कार्बन के ओर्स होते हैं। तो इसमें पहला जो दिया है ए आपका sp2 एंड sp3, बी आपका sp3 एंड sp2, सी आपका sp2 sp और डी आपका sp3 और sp3। तो देखो आसान, जो आपको अगर ग्रेफाइट का पता होगा तो कोरंडम का भी आप निकाल लेंगे। देखो ग्रेफाइट का और डायमंड का दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो डायमंड में जो कार्बन होता है, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है आपका? उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो पहला ऑप्शन आपको देखो, डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। इसका जो ज्योमेट्री होती है, शेप होता है, टेट्राहेड्रली होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। और इसका जो शेप होता है कैसा होता है? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक। और कोरंडम का जो फार्मूला होता है, कोरंडम कार्बन का वाला कोरंडम, तो यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन पाए जाते हैं और यह पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? पॉलीमेरिक फॉर्म में बनाते हैं। तो इसमें भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। तो कार्बन और ग्रेफाइट में दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो देख लो इसमें किसमें दिया? एक में देखो इसमें दिया, लेकिन इसमें sp2 दिया। देखो डी वाले में sp3 दिया, इसमें भी sp3 दिया, तो डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और साहब कार्बन से आया था। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम अम्ल है? कौन सा आपका वीकेस्ट एसिड है? कौन सा वीकेस्ट एसिड है? HCl, पहला है HCl, ए आपका HCl, बी आपका HBr, सी आपका HF, डी आपका HI। तो आप जानते हैं कि सबसे स्ट्रांग जो आपका एसिड होता है, ये सब मिनरल एसिड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं आपके? मिनरल एसिड। और इसका जो है एक्वस सोल्यूशन में जो ऑर्डर होता है, एक्वस सोल्यूशन में जो है, जो मिनरल एसिड का जो ऑर्डर होता है एसिड का, क्या होता है आपका? HCl सबसे ज्यादा, उसके बाद HBr, उसके बाद आपका HI, हाँ HI, लास्ट में आपका HF। तो सबसे वीक एसिड कौन सा है आपका? HF है। देखो 2 लीटर में 50 मिलीलीटर तुल्यांकी वाले H2SO4 की नॉर्मलता कितनी होगी? ए है 1.025, बी है आपका 0.075, डी है आपका 0.050, डी है आपका 0.025। तो यह क्या है आपका? इक्विवेलेंट वेट पूछा है। 2 लीटर में अगर 50 मिलीग्राम तुल्यांकी वाले H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी? इसको कैसे करोगे?
तो आप जानते हैं कि नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का तुल्यांकी भार, जो आप विलेय कर रहे हैं उसका तुल्यांकी भार, और बटे में आपका विलयन इन लीटर, विलयन का आयतन इन लीटर में। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट स्पीड से थोड़ा करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। देखो तो यहां पे देखो इक्विवेलेंट 50 मिलीलीटर तुल्यांकी वाले H2SO4 का जो है इक्विवेलेंट दिया है, कितना दिया है आपका 50 ml दिया है। लीटर है तो इसको ml में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो करो काटोगे तो कितना आएगा, तो आ जाए, क्योंकि आप ml में दिया है लीटर में तो दिया नहीं है, तो 1/2 इंटू 20, 15 टू जा 100 होता है तो एक जीरो है तो 20 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/14। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 के समथिंग में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा होगा, आपका डी वाला ऑप्शन। तो नॉर्मल सर नॉर्मलिटी पे था, मोल कॉन्सेप्ट पे, तो इक्विवेलेंट वेट दिया था और वॉल्यूम दिया था, उसको ml में, हमको ए आपका ml में आएगा, इसमें आएगा ml में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्षारकीय प्रबलतम प्रबलतम क्षारकीय प्रबलतम उच्चतम है, इसमें जो है बेसिक करेक्टर ज्यादा है, स्ट्रांग बेसिक करेक्टर। ए है आपका C6H5NH2, बी है आपका C6H5NO2 NH2, डी है आपका C6H5NaHCH3, डी है आपका C6H5CH2 NaHC2H5। ये है या 4 ऑप्शन है। तो स्ट्रांगेस्ट इसमें क्या पूछा, स्ट्रांगेस्ट बेसिक, स्ट्रांगेस्ट क्या पूछा है, स्ट्रांगेस्ट बेसिक एमंग दीज, एमंग दीज क्या हुआ जी, नहीं तो लाइट चली गई क्या, बंद करो चालू करो गीता।
टाइटल पे आए तुरंत क्या है। हेलो क्या है तुमने डाल दिया फिर? वाला हाँ ये वैकेंसी है वुमेन। हाँ कुछ जने के जोन पहले दाएं देहरन उन्हें से रिजल्ट आए हुए। वो जे पहले डाले रहन उन्हें से बाद में डाले। च- चलो ठीक है रखा। अभी पढ़ावत है अभी बात करते। हेलो हेलो। हाँ दोस्तों हम कुछ जो टेक्निकल एरर के कारण जो है टेक्निकल एरर के कारण जो है देर क्लास ऑफ हो गई थी। तो दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ पे था? क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर चलो सॉरी दोस्तों कुछ जो है टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लासेज कुछ देर के लिए स्टॉप हो गई थी। तो दोबारा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 में क्या क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 2 लीटर में 50 मिलीलीटर तुल्यांकी वाले H2SO4 की नॉर्मलता कितनी होगी? पहला ऑप्शन है आपका 0.1.025, दूसरा ऑप्शन है 0.075, सी ऑप्शन है 0.050, डी है आपका 0.025 है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट की जो नॉर्मलता फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मलिटी जो फाइंड आउट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान में क्या होता है? अपान में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, लीटर को ml में बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट किसका दिया है? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 50 मिलीलीटर दिया है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। और कितना लीटर है? 2 लीटर है। कितने ml में? 1000 ml में। लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया आपका? देखो तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो 1/40 इक्वल टू क्या आ गया? 0.025 ml क्या आ जाएगा आपका? 0.025 ml क्या आ जाएगा आपका? H2SO4 का नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यह आपके जो है मोल कॉन्सेप्ट पे था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षारी की प्रबलता उच्चतम होगी, प्रबलतम उच्चतम होगी। तो पहला है आपका C6H5NH2, दूसरा है आपका C6H5NO2NH2, सी है आपका C6H5NH3, डी है आपका C6H5CH2NH CH2। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं सभी का। ये है आपका एनिलीन,
दूसरा है आपका H2 पैरा नाइट्रोएनिलीन। तीसरा है आपका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। और चौथा है आपका बेंजाइल एन एथाइल, बेंजाइल एन एथाइल अमीन। इसमें पूछा है कौन सा आपका स्ट्रांग। देखो एनिलीन वाले केस में नाइट्रोजन फ्री नहीं रहेगा, यह जो है बेंजीन रिंग में कंजुगेशन में होने के कारण इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। उसके बाद इसमें देख रहे हो या NO2 लगने से इसकी बेसिसिटी और कम कर देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और रिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है CH3+ ग्रुप्स लगा है और यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो यह रिंग में भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। जबकि डी वाले में क्या है, यहाँ पे अब +I की दे रहा है और साथ ही साथ इसका जो लोन पेयर है रिंग में कॉन्जुगेशन में जो है नाइट्रोजन के पास का जो लोन पेयर है वह रिंग में कॉन्जुगेशन ना होने के कारण इजीली अपने लोन पेयर को दे देगा। तो जो भी जो ऐसे आइटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर दे उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग डी वाला जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये NO3 में नाइट्रोजन द्वारा प्रदर्शित संस्करण है। पहला है sp2, दूसरा है sp3d, तीसरा है आपका sp, चौथा है sp3। तो देखो NO3 का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है p प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक माइनस कैटायनिक प्लस माइनस एनायनिक प्लस कैटायनिक बाई 2। इससे हम लोग निकालते हैं तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो पेयर्ड में हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद m क्या है मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक उसके बाद क्या है आपका C क्या है आपका कैटायन, C क्या है आपका C आपका कैटायनिक और A है आपका एनायनिक। कितना होगा इस केस में, देखो क्या होगा सेंट्रल आइटम। देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेंट्रल आइटम क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट है, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट है, कैटायन एनायन तो है नहीं, बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6/2, यहाँ पे 3 का मतलब sp का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। देखो किस यौगिक, यहाँ पे करेक्शन करने लेना, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। विच कंपाउंड सोच कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, ए आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, बी है आपका सोडियम क्लोराइड, डी है आपका कैल्शियम क्लोराइड, और सी है आपका कैल्शियम, और डी है आपका एथेन। तो इन सब में क्या पाया जाता है आपका आयनिक बॉन्ड, आयंस के रूप में टूट जाते हैं आयनिक बॉन्ड। आप देखते हैं जो आपके फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं जनरली क्या बनाते हैं आपके आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इसके साथ ये आपके मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल विथ नॉन मेटल के साथ क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के साथ क्या बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड आपका नॉन मेटल टू नॉन मेटल पाया जाता है ज्यादातर के। तो आप इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन है तो यह क्या बनाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सब में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। निम्नलिखित में से अपचयन आधारित अपक्रिया है। पहला है 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3, दूसरा है H2S + H2O2 = S + 2H2O, सी है आपका 2CH3OH + O2 = 3HCHO + H2O, डी है आपका
2FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। इसमें पूछा है रिडक्शन, कौन सा रिड्यूज हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल्स का किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं आयरन कितने में है, इसमें आयरन आपका +2 में है और यहाँ पे Cl2 0 में है। इसमें भी आयरन आपका किस में है, इसमें भी आपका आयरन +2 में है। तो इसमें देखिए इसमें सल्फाइड -2 में है, इसमें सल्फाइड 0 में है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में इसमें आयरन +2 में है और 2 में है, तो अगर चार्ज को बैलेंस करेंगे तो +2 में है। यहाँ देखिए इसमें लास्ट वाले में निम्नलिखित रिडक्शन पूछा है। तो रिडक्शन देखो इसमें क्या है, क्लोरीन पे इसका अगर आप निकालोगे 3 क्लोरीन पे -3 और -3 के कारण इस पे +3 आएगा, तो इस पे जो है +3 आएगा और इस पे कितना आएगा, पे +4 अगर हम कर रहे हैं -2 तो -2 है तो इसके कारण +2 आ जाएगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3 आएगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया है। आयरन +2 से +3 में जा रहा है तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें आएंगे सल्फर -2 से जो है 0 में जा रहा है तो इसमें तो रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे -2 से यहाँ पे -2 का भी जो है नो चेंजिंग हो रही। लेकिन इस वाले में आएंगे देखो आयरन +2 से आयरन +3 से आयरन +2 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और इधर आएंगे सल्फाइड -2 से कहाँ पे जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों केस में रिडक्शन होने के कारण जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका डी वाला होगा। पहले में भी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन आप देख रहे हैं 0 है, यहाँ पे कितने में है, यहाँ पे आप देखेंगे तो -3 में है। तो ऑप्शन डी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक क्षार में उत्सर्जित करता है, एक बार में उत्सर्जित कर सकता है, एक बार में उत्सर्जित कर सकता है। क्या उत्सर्जित कर सकता है, अल्फा, केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, अल्फा या बीटा कण तथा गामा कण। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो आप जानते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस ऐसे एटम जिसका न्यूक्लियस क्या हो, अनस्टेबल हो, द न्यूक्लियस हैविंग अनस्टेबल, वह क्या होते हैं, इजिली जो है स्पॉन्टेनियसली ब्रेकडाउन होते रहते हैं। तब तक ब्रेकडाउन होते रहते हैं जब तक कि स्टेबल ना हो जाए। तो आप जब ब्रेकडाउन होते हैं तो क्या देते हैं आप जनरली, जब ब्रेकडाउन होते हैं तो जनरली हमको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल देते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका डी वाला ऑप्शन होगा। पोटास एलम K2SO4 पढ़ते हैं ना, बहुत छोटे से ही फिटकरी का फार्मूला पढ़ते हैं, तो वही है आपका क्या है, फिटकरी। तो पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज 24H2O। क्या हम लोग फिटकरी का फार्मूला क्लास 10th में भी याद करते हैं, तो वही फार्मूला है। किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का साल्ट है पूछा है, संकर साल्ट, द्विक साल्ट, मिश्रित लवण, क्षारकीय लवण। तो किस तरह का लवण है भैया बताइए इसको, पोटासियम फिटकरी। तो फिटकरी जो होता है आपका, फिटकरी आपका डबल साल्ट होता है। क्या होता है, डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट। डबल साल्ट आप जानते रहिएगा, डबल साल्ट के रूप में फिटकरी को यूज करते हैं। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, नीचे दिए गए समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, जो कि एक इक्वेशन लिखा गया 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। जब इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या बन गया है, वाटर बन गया है और सल्फर बन गया। यहाँ पे सल्फाइड देखो कितने में है, यहाँ पे +4 में है और यहाँ पे क्या है, 0 में है। तो +4 से जो है 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सल्फर देखो, इसमें देखो सल्फाइड -2 से -0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
तो सल्फर के देखो दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, H2S को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन को ऐड ऑन कर दे रहा है। सल्फर क्या कर रहा है, H2S में ऑक्सीजन को ऐड ऑन कर ले रहा है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बलतम एसिड है, वीकेस्ट एसिड। आप अभी पढ़े HCl स्ट्रांग एसिड है, क्या है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड। और क्या पढ़े आप, HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को स्ट्रांग एसिड बोलते हैं, ये भी आपका स्ट्रांग एसिड है। आप जो है H2SO4 को भी स्ट्रांग एसिड बोलते हैं, लेकिन आप एस्टिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड। जबकि आप एस्टिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड, वीक एसिड। तो कौन सा एसिड वीक होगा, इसमें देखो दिया है HCl H2SO4 CH3CHO CH3COH और HNO3। इसको HCl ए आपका HCl है, बी आपका H2SO4 है, सी आपका CH3 एस्टिक एसिड है, डी है आपका नाइट्रिक एसिड। तो अभी क्या हमने बताया, एस्टिक एसिड आपका वीक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 21, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातुओं की मात्रा क्रमशः है 76.47%, 61.78% तथा 51.68%। यह आंकड़े दर्शाता है, यह किस नियम को फॉलो करता है, पूछा है। गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो हमने, आपने गुणित अनुपात का नियम में बताया था, आप जो है किसी भी एलिमेंट आप लीजिए, उसका कोई भी अनुपात हो तो उसमें उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो एलिमेंट होगा समान होगा। तो इसमें हम लोग गुणित अनुपात का नियम हम लोग पढ़ेंगे, लगाएंगे। ठीक 1, अल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं 22 क्वेश्चन देखिए, अल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड ऑफ अल्युमिनियम क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो आप जानते हैं अल्युमिनियम, जिंक, इन सब के ऑक्साइड क्या होते हैं, एंटीमनी, इन सब के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। देखो मुद्रा मिश्र धातु, मुद्रा लिखते हैं, मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं बनाने के काम आती है का संगठन होता है। कॉपर 80%, टिन 20%, कॉपर 85%, टिन 30% और फास्फोरस आपका 2%, कॉपर 95%, टिन आपका 4% और फास्फोरस आपका 1%। जबकि कॉपर लास्ट में क्या है 88%, टिन आपका 12%। तो मुद्रा धातुओं का जो रेशियो होता है उसमें क्या लेते हैं हम लोग जनरली, कॉपर, टिन और फास्फोरस। कॉपर आपका जो है 95%, टिन आपका जो है, टिन आपका 4% और फास्फोरस आपका 1% होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इक्विलिब्रियम से, 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता क्या दिया है, 1 × 10⁻⁻4 मोल लीटर है। बिलियन का पीएच मान होगा। यहाँ पे 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया है और इसका आपको क्या निकालना है, इसका बिलियन का आपको क्या निकालना है, पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻4 मोल लीटर, बिलियन का पीएच मान होगा। ए है आपका 9%, 9, बी है आपका 7, सी है आपका 5, डी है आपका 4। तो आप जानते हैं पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया है 1 × 10⁹ मोल पर लीटर दिया है, कंसंट्रेशन के टर्म में रख है। क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू माइनस log 10, यहाँ पे क्या रखें 1 × 10⁻⁹ तो pH को सॉल्व करेंगे तो 9 को लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से आपका माइनस 9 आपका आगे आ जाएगा, log बेस 10 का 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pH इक्वल टू यहाँ पे 9 log बेस 10 log, क्योंकि आप जानते हैं log बेस 10 की वैल्यू 1 आती है, इसीलिए pH की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो pH वैल्यू से हम लोग कंफर्म कर लेंगे, माइनस log H प्लस आयन, तो H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है, सारी वैल्यू को हम लोग रख लेंगे, तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को लगा देंगे तो ये -9 आगे आ जाएगा, जस्ट फ्रंट पे आ जाएगा, और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे हम लोग क्या निकालें, pH वैल्यू कितनी आएगी आपकी, का एग्जैक्ट आंसर निस्तारण एक प्रक्रम है जिसका उपयोग होता है ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए, दूसरा सल्फाइड अयस्कों के ऑक्सीकरण करने के लिए, तीसरा है सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, डी है आपका अयस्कों को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए। निस्तारण क्या है आपका, निस्तारण एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं, निस्तारण का प्रयोग हम लोग ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइडों का अपचयन करने के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइडों के अयस्कों के अपचयन के लिए करते हैं। तो जो भी आप ऑक्साइड लेंगे उसका रिडक्शन कैसे होता है, उसके लिए हम लोग निस्तारण जो है यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 ए सब मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। जब हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन की शुद्धता कितना परसेंट मेंशन की गई है, 98%, 99%, 99.5%, 99.9%। उन्होंने कहा गया द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के प्यूरिफिकेशन में जो इलेक्ट्रोलाइसिस आप यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना परसेंट कॉपर की प्योरिटी होती है, इसमें जो प्योरिटी होती है 99.9%। ये आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। 27 देखो, फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा है, आरएनडी का तेल, ए बी है मिट्टी का तेल, सी सरसों का तेल, डी चीड़ का तेल। फ्लेम प्लवन प्रक्रम क्या होता है, जो है ओर्स को प्यूरिफाई करने का एक मेथड होता है, अयस्क को शोधन करने का, जो है प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वैसे फ्लेम प्लवन प्रोसेस में हम लोग और साफ या इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर को यूज कर, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर के अशुद्धियां, सल्फर के अशुद्धियों का क्या यूज करते हैं, सल्फर के अशुद्धियां दूर करने के लिए प्लेन प्लवन प्रक्रम हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें बताया है कि इसमें कौन सा जो है ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें आरएनडी का तेल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल या चीड़ का तेल। तो इसमें मेनली आप याद रखिएगा चीड़ के तेल का हम लोग यूज करते हैं, यूज ऑफ सीड ऑयल। देखो
क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया CHCl3 का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोएथेन, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन, एथेनॉल। देखो यही है HCl। नामनक्लेचर तो नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो, ट्राई नंबरिंग तो नहीं देंगे इसमें, ट्राइक्लोरो मेथेन बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। ट्वेंटी 29 कार्बन के यौगिकों की संख्या के लिए अधिक होती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक में पाए जाते नहीं, प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, आर्टिफिशियली भी पाए जाते हैं। दूसरा इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, हाँ इसमें श्रृंखलन का काइटिनेशन प्रॉपर होता है। सी और डी ऑप्शन गायब हो गया है, तो डी अभी ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। ओजोन में ऑप्शन 30 देखिए, ओजोन मेथेन के साथ अपक्रिया करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। ओजोन मेथेन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कि मेथिल अल्कोहल बनाती है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाती है कि एस्टल्डिहाइड, क्या बनाती है मेथेन, बोलो। मेथेन, ओजोन आपका मेथेन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उपयुक्त उत्प्रेरक होता है कॉपर, आयरन और मॉलिब्डेनम, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, गर्म पीटी। आप जो बनाते हैं N2 + 3H2 = 2NH3, इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, जनरली हम लोग आयरन और मॉलिब्डेनम यूज करते हैं, तो यही पूछा है। तो हैबर विधि में उपयुक्त होने वाला प्रेरक क्या है, आयरन और मॉलिब्डेनम। क्या है, आयरन और मॉलिब्डेनम, तो ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार है, दिया है, क्या दिया है, परमाणु भार, एटॉमिक मास दिया है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, बोलो। किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस साल्ट का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ साल्ट, वेट ऑफ साल्ट, एटॉमिक वेट ऑफ साल्ट अपान, अपान में क्या देते हैं, नंबर्स ऑफ आयंस, आयंस, नंबर्स ऑफ आयंस फॉर्म, नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ आयंस डोनेटेड या एक्सेप्टेड, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, कितने यही से कितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, और वेट निकालने के बाद कितने आयंस बन रहे, कितने केटायंस बन रहे, कितने एनायंस बन रहे, उसको देख लेते हैं। इसका देखो तुल्यांकी भार निकालेंगे, CaSO4 का सबसे पहले हम लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे। एटॉमिक वेट कितना आएगा, देखो कैल्शियम का कितना दिया है, 40 दिया है, उसके बाद सल्फर का कितना दिया है, 32 दिया है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिया है, 16 दिया, तो 16 4 जा कितना होगा, 64 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 136 आ जाएगा। अब 136 को इसी इक्वेशन में रख दो, तो एटॉमिक वेट कितना आ गया, 126।
और नंबर्स ऑफ आयन कैसे निकालोगे? नंबर्स ऑफ आयंस डोनेटेड या एक्सेप्टेड बाय, तो कैल्शियम 2+ एंड सल्फेट 2-। तो नंबर ऑफ आयन कितने डोनेट कर रहे हैं? 2। एक्सेप्ट कितने कर रहे हैं? 2। तो यही आपका नंबर्स ऑफ आयन आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, कितना आएगा? सी ऑप्शन आपका 30 जो है आपका 68 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आना चाहिए उस आइटम्स का परमाणु भार और नंबर ऑफ आयंस फॉर्म ड्यूरिंग द डोनेशन एंड एक्सेप्ट। 33 में देखिए, 33 में इनमें से किसमें लुईस क्षार के समान व्यवहार करने की क्षमता न्यूनतम होगी? अमोनिया है, BH3 है, ROH है, अल्कोहल है, और न्यूनतम क्षार लुईस क्षार। लुईस क्षार का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। लुईस क्षार का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दे? इजीली डोनेट कर दे। इजीली कौन डोनेट करेगा? जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, लेकिन इस बोरान के पास लोन पेयर नहीं है। तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये सब आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस की तरह लुईस बेस की तरह। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं ले पाएगा वह लुईस एसिड। तो इन्होंने पूछा है सबसे कम लुईस बेस की एबिलिटी कौन है? जो लुईस एसिड होगा, इसमें कम टेंडेंसी होगी, कम टेंडेंसी आपकी BH इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। निम्नलिखित में से, यहाँ पे लिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो करेक्शन कर लेना। कौन सा सही है जो है इसको कर लेना। कौन सा सही है इसको कर लेना। नहीं, P+AN² V प्लस B इक्वल टू NRT। दूसरा है आपका P+A/V² V इक्वल टू RT। तीसरा P+AV² V इक्वल टू RT। और P इक्वल टू, या आप अगर इसको सही कर रहे हो तो अगर सही नहीं वाला पूछा है, एक्चुअली में वंडर वाली इक्वेशन क्या होता है? P+AN² V NB इक्वल टू NRT। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। यदि आप n की वैल्यू को क्या रख दें? n की वैल्यू को 1 रख दें तो इसको कैसे लिख सकते हो? P+A/V², ऐसे भी लिख सकते हो। V NB इक्वल टू RT। ये भी देखो किसमें है। इस अकॉर्डिंग ये भी आपका सही है, और आपका ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, पहला दूसरा, ये भी दोनों सही है। इसमें P की वैल्यू निकालोगे तो ये भी आपका सही है। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया है, पॉजिटिव दे दिया है तो यह आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सही ऑप्शन। वो नहीं है तो यही नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ये सब सही है। ए करेक्ट, ए करेक्ट, ए करेक्ट है, ए आपका इनकरेक्ट है। आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट आपका ए नहीं होगा। C6H5O C2H5 की HI से अपक्रिया के बाद उत्पाद क्या होता है? पहला C6H5OH प्लस C2H5I, बी है आपका C2H5OH प्लस C6H5I, तीसरा है C2H5I केवल, और डी है आपका C6H5OH प्लस C6H5O2। जनरली आप C6
H5O P2H5 पे जब हम लोग किसका रिएक्शन कराते हैं, HI का रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में आपका क्या बन जाता है, यहाँ से आपका H चला आता है, यहाँ पे आयोडाइड क्या बन जाता है, फिनाल और एल्किल एथिल हैलाइड बनता है। ये तो आसान क्वेश्चन था एल्किल हैलाइड से। अब क्रिया R2NH2 है जी। अब क्रिया RCONH2 इक्वल टू RCN में अभिकर्मक यक्ष है। सोडा लाइम क्या है, CaO प्लस सोडा लाइम P2H5 P2O5 NaOBr ये सभी। तो RCO को जब हम लोग RCONH2 का जब रिएक्शन आप RCN में करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। उस एजेंट का नाम है P2O5। P2O5 इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आपका क्या बनेगा, P2O5 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक आयोडाइड परीक्षण देता है। देखो सबसे पहले आपको आयोडोफार्म टेस्ट कौन कौन से देते हैं ये पता होना चाहिए। आयोडोफार्म टेस्ट कौन कौन से देते हैं जी, आयोडोफार्म टेस्ट कौन कौन से देते हैं, एक तो आपका एल्कोहल का देता है और दूसरा कौन देते हैं, दूसरा आपके एल्डिहाइड वाले या कीटोन कार्बोनिल ग्रुप भी देते हैं। क्या होना चाहिए को होने के लिए, एल्कोहल को होने के लिए देखो CH3CHOH, कहने का मतलब OH जो लगा हो और सेकेंडरी कार्बन हो उसके जस्ट एडजेसेंट पे मेथिल हो। तो कार्बोनिल ग्रुप में CH3CO, एसाइल ग्रुप अगर लगा हो तो आपका देगा। इसमें देख लो किसमें किसमें है, C6H5CO है, इसके बीच में फेनिल है, इसके बीच में फेनिल है, ये तो होगा नहीं। दूसरे में देखिए, दूसरे में देखो उसी का था, दूसरे में देखो CH3CH CH2 CHOH। तीसरे में देखो, इसमें भी देखो CH3OH के बगल में CH3 होना चाहिए तो ये भी आपका नहीं देगा। तीसरा है देखो C6H5CO, यहाँ पे CH3 ऐसे है, PHCOCH3, PHCOCH3 हो तो वह देगा, अभी आपने देखा। इसमें देखते हैं, इसमें PHCO C2H5, इसमें C2H5 है, C2H5 करोगे तो यहाँ पे CH2CH3 आएगा तो ये भी आपका नहीं देगा। तो जो आपका आयोडोफार्म टेस्ट देंगे उसके लिए MOIT आपका आयोडोफार्म टेस्ट होने के लिए CH3CHOH होना चाहिए और कार्बोनिल कंपाउंड करने के लिए CH3CO ग्रुप होगा, तभी आपका आयोडोफार्म टेस्ट देगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका, सी वाला। किसी ताजे निर्मित अवक्षेप को विद्युत अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपोहन, विद्युत कण संचलन, पेप्टीकरण और स्कंदन। तो क्या बोलते हैं बोलो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी स्पेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट हो, उसमें हम लोग कोई भी स्पेशली प्रिपेयर्ड क्या हो, प्रेसिपिटेट हो और उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो जो कोलाइडल स्टेट प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोलाइडल स्टेट प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइटीकरण या पेप्टाइजेशन बोलते हैं। कोई भी आपका स्पेशली प्रिपेयर्ड क्या हो, सोल्यूशन हो और उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कुछ मात्रा डाल दें तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे पेप्टाइटीकरण। कॉपर सल्फेट की क्रिया केशियन के अधिक के साथ कराने पर वह देता है CuCN3, CuCN4 पे 3 निगेटिव, CuCN4 पे 2 निगेटिव, CuCN6 पे 4 पॉजिटिव और CuCN
बोलो क्या देगा? तो जो इसमें जो आयंस देते हैं आपका CuCN4 पे 3 निगेटिव वाले आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के निष्कर्षण में लेड को अशुद्धियों के रूप में किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? फेन विधि में हम लोग साइनाइड विधि, साल्वे विधि, पार्क विधि और प्लेन प्लवन विधि। तो सिल्वर के जो है एक्सट्रैक्शन में लेड की अशुद्धियों को तो जान लीजिए जो है सिल्वर के निष्कर्षण में लेड के अशुद्धियों के रूप में किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? साइनाइड विधि, साल्वे विधि, पार्क विधि और प्लेन प्लवन विधि। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा आपका पार्क विधि। पार्क विधि में हम लोग जो है सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिल्वर का निष्कर्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुण धर्म नहीं है? कौन सा कोलिगेटिव अणुसंख्या गुण धर्म का क्या नाम है इंग्लिश में? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? परासरणता, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पहला दिया है, दूसरा दिया है पोलराइजेशन, तीसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है हिमांक में अवनमन। डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें कौन सा होगा आपका? ध्रुवण गुणवत्ता, पोलराइजेशन, ये नहीं होता है। एनिलीन और नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया से प्राप्त यौगिक है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और फिनाल। जब हम लोग इसका रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ? एनिलीन का रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ यहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? HCl और NaNO2 से। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या कर देता है इसको? यह इसको जो है डाइएजोटाइडेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्या बना देता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या होगा? यार तो इसमें बड़ा रैंडमली बना है। IUPAC नाम क्या होगा? देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। कुछ ऐसे बना है, देखो CH ट्रिपल मान C, यहाँ पे C और यह C जो है ऊपर CH3 से लगा है और ये भी CH3 से लगा है। और क्या है के बाद या फिर दोबारा CH और डबल बॉन्ड H2। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एल्कीन की तरफ से 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे। तो क्या आएगा? देखो 3 पे क्या है? 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। चलो ठीक, 3 डाई मेथाइल और 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट 1 पे इन है
पेंट 1 पे इन है, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 आइन। देखो ये पहला ऑप्शन मिल गया, देखो C3 डाई मिथाइल, क्योंकि 3 पे 2 मिथाइल है और 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे पेंट, और 1 पे इन है तो इन 1 इन और 4, तो ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। यूपीएससी से है। एक परमाणु की बंधन ऊर्जा 1228 MeV मेगा वोल्ट है, प्रत्येक न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा 8 है। न्यूक्लियनों की संख्या, जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू होता है आपका क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एटम्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ एटम बटे बटे में क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर एटम। तो बॉन्ड की किसी भी एटम की डिसोसिएशन एनर्जी कितना दिया है 128, और प्रत्येक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितना दिया है 8 दिया है, क्या हो जाएगा 8 1 जा 1 और आ गया 4, 8 6 जा 48, क्या आ जाएगा आपका 16। न्यूक्लियनों की संख्या इक्वल टू किसी भी एटम की बंधन ऊर्जा और एक ऊर्जा की बंधन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर एटम, नंबर ऑफ एनर्जी पर एटम, यहाँ पे एनर्जी लिखी, नंबर ऑफ एनर्जी, एनर्जी बॉन्ड, नंबर ऑफ एनर्जी इन पर एटम पे कितनी एनर्जी है से हो जाएगा। वाटर गैस मिश्रण है H2O प्लस CO, H2O प्लस CO2, CO प्लस H2, CO प्लस CO2। वाटर गैस क्या है जी, वाटर गैस क्या है बोलो, वाटर गैस पढ़े हो ना, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस सब पूछा जाता है। वाटर गैस क्या है आपका, वाटर गैस है आपका कार्बन को जब हम लोग इसके साथ, कार्बन को जब हम लोग H2 के H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है CO प्लस H2, CO प्लस H2 किस में है देखो, CO प्लस H2 क्या है आपका वाटर, तो कार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनता है, यही आया है आपका वाटर गैस। आणविक सूत्र C2H4 है, यहाँ पे 9 नहीं रहेगा। प्राइमरी अमीन के कितने समायोगी प्रदर्शित करेगा, यहाँ पे अच्छा सॉरी C4 यहाँ पे 9 कर लीजिए, यहाँ पे जो होगा C4H9, C4H9 करेंगे, देखो क्या क्या बनेगा CH2 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 CH2, एक तो आपका C4 5 2 7 7 2 9, तो N ब्यूटाइल बन जाएगा, क्या बनेगा आपका N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। दूसरा एक आप रिंग में लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 हमने यहाँ पे ले लिया है H2
यहाँ पे एक बन जाएगा, एक ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बन जाएगा, एक और बना सकते हो। इस तरह से बन जाएगा। तो टोटल जो है इसके आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे। तो यह जो है C4H9 के प्राइमरी अमीन का आइसोमर है। स्टार्च निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब इसको N मोल H2O देते हैं तो यह आपका क्या देता है, N ग्लूकोज दे देता है। स्टार्च जो है आपका ग्लूकोज का बहुलक है। ढेर सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, आपके स्टार्च बना। ग्लूकोज इसमें एग्जैक्ट आंसर। ग्लूकोज फ्रैक्टोज A और B दोनों निम्नलिखित कोई नहीं, तो ग्लूकोज इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपका किससे है, ये है आपका बायोमॉलिक्यूल से। देखो 48 किसी इलेक्ट्रोड की ओर वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत किसी कोलाइडिक कणों का संचालन क्या कहलाता है? जैसे आप कोई इलेक्ट्रोड दो लगा दिए और उस इलेक्ट्रोड की विद्युत प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का आयंस होता है और किसके कारण कोलाइडी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों का आयन जो मूवमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत कण संचालन। क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचालन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंग्लिश में। इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रथम आयनन विभव के घटने का सही क्रम है। प्रथम आयनन विभव कौन कौन से दिया है? देखो इसमें सोडियम पोटेशियम दिया है, पोटेशियम और सोडियम। ये है आपका फर्स्ट का, ये है आपका सेकंड का। ठीक, और क्या दिया है? देखो हम पूरा लिख दे रहे हैं। लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इधर क्या है आपका? बेरिलियम कैल्शियम सीजियम फ्रेंसियम। इसमें क्या किसका किसका पूछा है? सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का पूछा है, रुबिडियम और सीजियम का पूछा है। तो सबसे देखो आप जानते हैं कि अप टू डाउन आने पे साइज बढ़ने के साथ साथ जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी भी घटता है। तो सबसे कम जो है पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसकी होगी? सीजियम की होगी, उसके बाद रुबिडियम की होगी, उसके बाद घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा इसमें दिखाया है घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा तो कैल्शियम की होगी, उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद आपका थोड़ा सा सीजियम की ज्यादा होती है। सीजियम की क्यों होती है? सीजियम आपका जो है कोलाइडल, सीजियम आपका देखो एक आर्डर आप लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज देख लीजिए, साइज सबसे ज्यादा देखो लेफ्ट, इधर लेफ्ट जाने पे राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती, सॉरी इंक्रीज करती है। डाउन आने पे, डाउन पे क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कैल्शियम की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद पोटेशियम की होगी, उसके बाद रुबिडियम, सबसे कम सीजियम की। तो ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। ऐसे आपको याद रखना है, ग्रुप में नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि साइज आपका बढ़ता है, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि साइज आपका छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए,
कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की संपुष्टि की जाती है द्रवणांक द्वारा, अणुभार द्वारा, घनत्व द्वारा, जल में विलेयता द्वारा, घनत्व द्वारा, जल में विलेयता द्वारा, जल में विलेयता द्वारा। तो कार्बनिक यौगिकों का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे किया जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग के बेस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, बेंजीन के नाइट्रीकरण के बाद HCl द्वारा अपचयन से प्राप्त उत्पाद होता है एनिलीन, फिनाल, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन। क्या कहा है, बेंजीन का जब हम लोग क्या कराते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब HNO3 इसके प्रेजेंस में H2SO4 क्या बन जाता है आपका, बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। इसका रिडक्शन जब हम लोग करा देते हैं SN प्लस HCl से, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन जब कराते हैं तो क्या बना देता है इसको, एनिलीन। तो क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन बन जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वाला एनिलीन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जली NaOH में घुल जाते हैं क्योंकि अम्लों का होता है। देखो या कोई एसिड है तो हम लोग NaOH में डिजॉल्व करते हैं तो क्या करता है, एसिड को सबस्ट्रेट कर लेता है, तो माइनस Na प्लस और क्या बन जाता है, वाटर। तो इसको क्या कर देता है, डिप्रोटोनीकरण कर देता है, डिप्रोटेक्शन कर देता है। तो पहला प्रोटोनीकरण, दूसरा डिप्रोटोनीकरण, कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, तो क्या करता है, डिप्रोटीनेशन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 53 में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखो KMnO4 में ये आप जानते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कैसे आ जाता है, MnO4 माइनस, ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X मान लीजिए, और प्लस 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज इक्वल टू 0। ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 + X - 6 इक्वल टू 0। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा जी, 8 होगा ना। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 7 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, अगर ऐसे भी करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे K+ होगा। अगर आप आयंस के फॉर्म में निकालते हैं तो उससे भी आ जाएगा। पोटेशियम का +1 होता है, मैग्नीज को X मान लेंगे, और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 शो करता है। इसका आप एग्जैक्ट आंसर +7 हो गया। सोडियम को किसमें रखा जाता है, इसको क्लास 10th में हमने पढ़ा है, 11th में भी बताया जाता है। सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन से और वाटर से बहुत फास्टली रिएक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 35, PTNS4Cl2 आयंस में प्लेटिनम की संयोजकता होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन पर कितनी होगी, देखो 4 यहाँ से लगे हैं, यहाँ से 2 लगे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, उपसंयोजक माने कितने बांध जो है, कितने बॉन्ड लिगेंड जो है मेटल से बनाया है। तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने बनाया है, 6 बनाया है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयंस। तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू प्लेटिनम से जुड़े हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। माल्टोज के जल अपघटन से क्या होता है, जब हम लोग माल्टोज का ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, मैनोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है। तो आप जानते हैं ग्लूकोज, माल्टोज का जब भी हम लोग क्या कराते हैं, माल्टोज का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ग्लूकोज बन जाता है। ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। बेंजीन B2O5 से ऑक्सीकृत होकर देता है टॉल्यूइन, बेंजल्डिहाइड, मैलेइक एनहाइड्राइड, बेंजोफिनोन। बेंजीन का जब हम लोग क्या कराते हैं, बेंजीन का जब हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन करा देते हैं, क्या बनता है आपका, यह बहुत इंपॉर्टेंट है B2O5 के प्रेजेंस में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं, मैलेइक एनहाइड्राइड बनाता है। तो यह
सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित देखो क्वेश्चन नंबर 58 में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp इक्वल टू Kc होगा। Kp इक्वल टू Kc का मतलब डेल्टा Ng इक्वल टू हो जाएगा Np माइनस Nr। आप पढ़ते हैं Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा N, पढ़ते हैं ना। Kp इक्वल टू क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा N। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 1 मोल है और यहाँ पे देखो 2 मोल है, तो यहाँ पे निकालोगे डेल्टा Ng निकालोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, 2 मोल। और यहाँ पे क्या है, इसमें कहा है कि Kp Kc कब होगा, जब आपका Np और Nr क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तब आपका Kp और Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। इसमें करोगे तो इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें भी करोगे तो देखो इसमें कितना आएगी, इधर 1 और 3 4 आ गए, डेल्टा Ng इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 2 आ गया, तो ये भी नहीं इक्वल होगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें करेंगे डेल्टा Ng इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल, और यहाँ पे रिएक्टेंट के भी 2 मोल। तो डेल्टा Ng की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती कहलाते, उत्प्रेरक और अवरोधक, उत्प्रेरक विष, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरक उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो किसी भी उत्प्रेरक की कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है कैटलिसिस, निगेटिव कैटलिसिस या कैटलिसिस पॉइजन। तो जो भी आपका कैटलिस्ट क्या करे उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे तो बोलते हैं रिएक्टिविटी पॉइजनस। तो बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। देखो एसिल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम लोग पीडी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो CHO बनता है या Cl बनता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया को कहते हैं रोजेमुंड अपचयन, स्टीफन रिएक्शन, मिर्विन पॉन्ड्री वर्ली रिडक्शन और क्लाइमेंसन रिडक्शन। तो जब हम लोग RCOCl का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, 2H रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट को पीडी के सल्फेट में लेते हैं, तो यहाँ से एक H तो क्या बन जाता है आपका, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, जीवित तंत्र में एंजाइम का कार्य होता है ऑक्सीजन का शरीर में संचरण, ऊतकों का ऊर्जा पहुंचाना, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना, जैव रासायनिक अपक्रियाओं का दर बढ़ाना। तो हम लोग जीवित जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो वह क्या करते हैं, आपकी जो है रिएक्शन रेट को, जो प्रोसेस होता है क्या होता है, उसको बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज करने से आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस की प्रक्रिया तेज होगी। और क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, एनोड के प्रक्रम में अल्युमिनियम का एनोड की भांति प्रयोग करते हुए तन सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑक्साइडों की रच्छी परत का निर्माण होता है, Al2SO4 तथा SO3 गैस बनती है, AlH3 तथा SO3 गैस का निर्माण होता है, AlHSO3 तथा H2 गैस का निर्माण होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एनोडीकरण में अल्युमिनियम, जब भी एनोडीकरण करते हैं, अल्युमिनियम लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होता है, अल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्युमिनियम। तो ये ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं के प्रति अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाने वाला अम्ल उत्पन्न है। देखो इसमें क्या दिया, CH3CO NH3 CH3A है।
एक एसिटिक अनहाइड्राइड है, एक आपका एसिड क्लोराइड है, और आपका लास्ट का क्या है इसका क्या पूछा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें अधिक तेजी से होगा, तो उसी में अधिक तेजी से होगा। देखो इसमें क्या है, सब ब्रेक हो जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देगा, तो ये तो होगा नहीं। इसमें करेंगे तो इसमें जो है, इसमें भी देखो ऑक्सीजन बगल में है, ये भी जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी नहीं देगा। इसमें भी क्लोरीन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, लेकिन इन सबसे बेटर उतना नहीं देता है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने 63 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और आप ये आपका जो है किससे लिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इस तरह से हमने आज का प्रैक्टिस सेशन जो है एंड किया। अगले दिन हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ जो है मिलेंगे, तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जो है धीरे धीरे चीज़ें आपका प्रिपेयर्ड होती जाएंगी, और जो भी आपके नेम रिएक्शन मिले या जो भी आपके मेटलर्जी के क्वेश्चन मिले, उनको एक पेज पे आप बाई जो है क्वेश्चन वाइज लिखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।